गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बेटा, 9th क्लास के बच्चों कैसे हो? बढ़िया हो? चलो अब हम अपना यूटी थर्ड का, नहीं सॉरी आपका तो सेकंड है ना, हाँ 9th क्लास का सेकंड है। यूटी सेकंड का जो लास्ट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है बेटा सांवले सपनों की याद, उसे करेंगे। ठीक है। अब बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके इस यूटी सेकंड में कौन कौन से चैप्टर हैं। एक हमने पढ़ा है सबसे पहले दो बैलों की कथा, पढ़ा बिल्कुल। दूसरा बेटा हम लोगों ने पढ़ा क्या था वो, वही लहासा की ओर। ठीक है ना, सेकंड चैप्टर था लहासा की ओर। और थर्ड चैप्टर कौन सा है बेटा, ये अपना ये है जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद। तीन तो आपके क्षितिज का जो गद्दे वाला पोर्शन है इसमें से उठाए गए 3 चैप्टर, स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर। ठीक है। अब बात आती है ग्रामर की, व्याकरण की। तो व्याकरण में आपके आएगा समास, जो हम पहले ही कर चुके थे। और दूसरा टॉपिक है हमारा अलंकार। इस अलंकार टॉपिक को कल हम जूम क्लास में करवाएंगे। आज मैं मैसेज डाल दूंगी, ठीक है, और कल जूम क्लास होगी उसमें अलंकार करवा देंगे। फिर बचेंगे हमारे पास 2 या 3 दिन। उस 2 या 3 दिन में जूम क्लासों में ही आपका रिवीजन करवाया जाएगा। समास का भी रिवीजन करवाएंगे, अलंकार को भी वापस रिपीट करेंगे, दो बैलों की कथा और ये सब। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर। ठीक है। टोटल 5 टॉपिक है हमारे पास। 3 तो क्षितिज के जो गद्दे वाला पोर्शन है उसके चैप्टर हैं और 2 चैप्टर अपने ग्रामर की बुक के हैं। ठीक है। अब देखो, अब इस ये क्या है क्या नहीं है, ये जाबिर हुसैन ने सांवले सपनों की याद। सबसे पहला तो प्रश्न ये पूछा जाए कि सांवला क्या होता है बेटा। सांवला मतलब धुंधला। हम यहाँ अपनी भाषा में सांवले का जो शाब्दिक अर्थ है वो लगाते हैं, जो काला है। ठीक है ना, बिल्कुल काला शाह नहीं, नॉर्मल जो कालापन है उसको सांवला बोलते हैं। दूसरा आता है सपना। अब सपना तो आपको पता ही है क्या होता है, उनको याद किया गया है, मतलब ऐसी धुंधली धुंधली यादें हैं। ठीक है ना, उनके बारे में जाबिर हुसैन की कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं और उन यादों को इस चैप्टर में पिरोया गया है। और वो किसको याद कर रहे हैं इस सांवले सपनों की याद में, मतलब यहाँ सांवला सपना कौन बन चुका है भाई। सपना का मतलब जो रियल नहीं है, जो अब नहीं है, जो प्रेजेंट में नहीं है, उसे ही सपना कहेंगे। ठीक है, वो चाहे बातें हो या कोई व्यक्ति हो। तो आज प्रेजेंट में, यानी कि आज हमारी आंखों के सामने कौन नहीं है, एक महान पक्षी वैज्ञानिक जिनका नाम था सालिम अली, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों की खोज में लगा दी। उस महान पक्षी वैज्ञानिक को याद करते हुए क्या ये सांवले सपनों की याद नामक चैप्टर है, ये जाबिर हुसैन जी ने लिखा है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही हो गया कि सांवले सपनों की याद नामक अध्याय के रचयिता लेखक है, या इसके लेखक कौन है। तो कौन है बेटा, हम करेंगे जाबिर हुसैन। दूसरा प्रश्न ये आ गया कि सांवले सपनों की याद साहित्य की किस विधा में लिखा गया। विधा का मतलब मैंने बताया था ना आपको कल वाली वीडियो में, हाँ वो यात्रा वृत्तांत बताया था कि लासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। ऐसे ही मतलब गद्य को लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है बेटा, साहित्यिक विधा कहलाता है। ठीक है ना, कोई तो इमेजिन करके लिखी जाती है कोई स्टोरी, समाज की किसी समस्या को लेकर या समाज को कोई मैसेज देने के लिए। कुछ बातें हम अपनी यात्रा के दौरान डायरी वगैरह में लिखते जाते हैं, घर आके उनको वापस ताज़ा कर लेते हैं, उस यात्रा के दौरान हमारे साथ जो घटित हुआ है उसको, तो वो यात्रा वृत्तांत हो जाता है। कुछ जो रचनाएं हैं वो समाज का जीता जागता दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत करती है। उनको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, एक रिपोर्टाज भी ले सकते हैं, कहानी भी ले सकते हैं। कुछ ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखी जाती है जिन्हें आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, कुछ दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखे उसे जीवनी कहते हैं। और कुछ रचनाएं हैं जो याद करके लिखी जाती है, मतलब आज हमारे साथ जो घटित हो रहा है उसको हम आने वाले समय में कलम से लिख दें तो क्या होगा बेटा, संस्मरण। सम एक उपसर्ग है प्लस स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद करना, ठीक है ना, और सम का मतलब होता है अच्छी तरीके से। तो किसी को अच्छे तरीके से याद करना, वो चाहे कोई घटना हो,
कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कुछ भी हो सकता है वो। और यहाँ पर एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम क्या है? सालिम अली। और उन सालिम अली को याद करते हुए ही जाबिर हुसैन जी ने ये अध्याय लिखा है। तो इस अध्याय को क्या कहेंगे? एक संस्मरण। ठीक है ना? क्या कहेंगे बेटा? एक संस्मरण। ठीक है ना? उसके बाद आता है एक व्यक्ति चित्र भी है यहाँ पर। किसका व्यक्ति चित्र? व्यक्ति कौन है बेटा? व्यक्ति है महान पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली और उनकी एक फ़ोटो खींची गई है जाबिर हुसैन के द्वारा। लेकिन ये फ़ोटो किसी कैमरे से नहीं खींची गई, ये फ़ोटो उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कलम से खींची। मतलब शब्दों के माध्यम से कलम से बनाई है। तो शब्दों के माध्यम से और कलम के माध्यम से अगर किसी की व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की फ़ोटो खींची जाती है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। और जब ये फ़ोटो प्रॉपर किसी व्यक्ति की ही खींची जाए तो उसे कहेंगे व्यक्ति चित्र। ठीक है ना? तो किसका व्यक्ति चित्र है? संस्मरण है और व्यक्ति चित्र है किसका? सालिम अली का। भाई याद भी सालिम अली को याद किया गया है और इस चैप्टर को पढ़ते हुए वो उनके कैरेक्टर के बारे में और उनकी शारीरिक स्ट्रक्चर के बारे में जो एक्सप्लेन करेगा, उसको पढ़कर उनकी जो फोटो है किसकी? सालिम अली की, वो हमारे मानसिक पटल पर घूमने लगेगी। तो इस टाइप की फ़ोटो अगर कलम के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से बनाई जाए तो हम उसे हिंदी में रेखा चित्र या शब्द व्यक्ति चित्र कहते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, अब हम इसको याद करते हैं। किसको? सालिम अली जी को, जाबिर हुसैन जी के साथ साथ। ठीक है ना? अब इस चैप्टर का एक मैं आपको समरी बताती हूँ बेटा। एक बार क्या होता है, ये सालिम अली महान पक्षी वैज्ञानिक बने, जबकि शुरुआत के दिनों में इन्हें पक्षियों का शिकार करने का बड़ा शौक चढ़ा रहता था। एक बार क्या हुआ, इनके मामा ने बचपन में इन्हें एक एयर गन ला के दी, खिलौने टाइप की जो गन वगैरह होती है ना, वो ला के दी। तो इन्होंने उस एयर गन से एक गोरैया का शिकार किया और इनकी एयर गन से गोरैया घायल हो गई। पता नहीं उस गोरैया के घायल होने का इनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। इनके इमोशंस ऐसे जागे कि इन्होंने उसके बाद कभी भी पक्षियों को दुख ना देने की, कभी भी पक्षियों को दुख ना देने की शपथ ले ली, कसम उठा ली कि आज के बाद मैं पक्षियों का शिकार नहीं करूँगा और ताउम्र उनकी देखभाल करूँगा। और जो पक्षियों की, फिर इसके बाद तो इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो प्रकृति और पक्षियों की खोजबीन में ही लगा दिया। और जहाँ जहाँ ये हमारी पक्षियों की प्रजातियाँ विलुप्त होती दिखाई दी ना, वहाँ पर इन्होंने खूब रिसर्च किया। ठीक है ना? तो प्रकृति प्रेमी बन गए और महान पक्षी वैज्ञानिक भी बन गए ये अपने जीवन में। ठीक है ना? ये बात बताना चाह रही थी मैं आपको। दूसरा, एक बार ये रियल स्टोरी है बेटा। संस्मरण क्या होता है? रियल बातें होती है, उनको याद करके लिखा जाता है। ठीक है ना? तो एक बार क्या होता है कि ये उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। एक बार ये केरल की साइलेंट वैली में जाते हैं। अब केरल की साइलेंट वैली कहें तो बेटा क्या बोलते हैं उसको, जो अपनी सुंदरता के लिए ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। और वहाँ पर स्वदेशी और विदेशी जो यात्री हैं वो उसकी सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए आते रहते हैं। तो एक बार ये गए, क्योंकि प्रकृति को कौन समझ सकता है? जो उससे मतलब जुड़ कर रहे, वही प्रकृति की फीलिंग्स को महसूस कर सकता है। मतलब प्रकृति को महसूस करने के लिए आपको प्रकृति बनना पड़ेगा। ठीक है? मतलब किसी की फीलिंग्स को महसूस करने के लिए पहले हमें उस जैसा बनना पड़ता है। और ये प्रकृति से जुड़े हुए थे सालिम अली। एक बार ये साइलेंट वैली में गए, केरल की साइलेंट वैली में इन्होंने देखा कि वहाँ के जो सुंदर सुंदर पक्षियों की प्रजातियाँ थी वो लुप्त हो चुकी थी। फिर इन्होंने सर्च किया कि क्यों। फिर इन्होंने पाया कि रेगिस्तानी, बेटा गुजरात वगैरह का वो रेगिस्तानी इलाका है ना, उस कि पेड़ों वगैरह प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं मानव ने खिलवाड़ किया है। और इस खिलवाड़ का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों ने केरल की साइलेंट वैली की तरफ अपना प्रसार करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है? और उस वजह से वहाँ के बहुत से पक्षी हैं वो जा चुके हैं और सुंदरता पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। अब ये तो प्रकृति प्रेमी थे और इनसे ये सब बातें सहन नहीं हुई,
इन्होंने एक लेटर लिखा चौधरी चरण सिंह के नाम कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाया जाए, वहाँ पर विलुप्त होती प्रजातियों को रोका जाए, और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो केरल की साइलेंट वैली है इसकी सुंदरता केवल सपनों में ही रह जाएगी। तो बेटा वो चौधरी चरण सिंह जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे। ज़मीन से जुड़े मतलब एक किसान के बेटे थे और इन सारी चीज़ों से पूरी तरह से वाकिफ़ थे। तो सालिम अली का वो लेटर पढ़कर चौधरी चरण सिंह की आंखें हैं वो नम हो गई, मतलब आंसू आ गए। एक तो इस तरीके का प्रश्न है। दूसरा ये है कि प्रकृति को कौन समझ सकता है? भाई प्रकृति को हम प्रकृति बनकर ही समझ सकते हैं। किसी की फीलिंग्स को समझने के लिए हमें उन फीलिंग्स से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, उन फीलिंग्स का हमारे हृदय में होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप की भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम अरे एक सबसे बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, देखो ध्यान से सुनो कि इस चैप्टर का नाम या इस प्रकरण को सांवले सपनों की याद नाम ही क्यों दिया गया? क्यों बेटा? ये जो अध्याय है ये महान पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु पर लिखा गया था। किसकी मृत्यु पर लिखा गया था? तो ये संस्मरण महान पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु पर लिखा गया था, और वो आज हमारे बीच नहीं है, केवल उनकी यादों को पिरोया गया है शब्दों में। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम सांवले सपनों की याद रखा गया है। इस टाइप से इसका आंसर बनाएंगे हम लोग। चलो इसकी एक बार समरी तो मैंने आपको बता दी मोटी मोटी। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। डायरी शैली मतलब अपनी डायरी बनाई थी जाबिर हुसैन ने, और उस डायरी शैली में संस्मरण मतलब किसको याद करके लिखा? सालिम अली को। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद, अवसाद मतलब होता है बेटा पीड़ा, को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यह भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। ठीक है बेटा। लोकल शब्दों का भी प्रयोग आएगा इसमें। ये आ गया सांवले सपनों की याद। बहुत अच्छा है बेटा। ये उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है? बेटा यहाँ पर कौन पंखों पर सवार चले गए भगवान के पास? ये सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया है। तो उन्हीं को कहा गया है कि वो सपनों की तरह हमारे बीच निकल कर जा रहे हैं। कोई रोक टोक सके किसी के बस की बात नहीं। मतलब भाई मृत्यु के बाद किसी को रोका जा सकता है क्या? मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ पक्षियों का झुंड है वो अपने पंखों पर जैसे आसमान की तरफ सालिम अली को ले गया, क्योंकि ये तो सदा ही पक्षियों की इस खोज में रहे थे। हुजूम, हुजूम का मतलब होता है बेटा झुंड। हुजूम का मतलब झुंड, ठीक है, जत्था। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह। सैलानी क्या होते हैं बेटा? यात्री, टूरिस्ट। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में जो पक्षी है ना वो इधर से उधर झुंड बना कर जाते हैं। उन झुंडों में एक पक्षी के रूप में सालिम अली है जो सबसे आगे आगे जा रहा है, जिसने सब पक्षियों को अपने कंधों पर किसी टाइम बिठाया। मतलब एक तरह से यात्री की तरह जा रहा है वो सब पक्षियों के साथ। और ऐसा यात्री जो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा, वो कौन? सालिम अली। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भाई इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सफ़र ही किया था। वो कैसे? भाई यहाँ से वहाँ पक्षियों की खोज करते फिरते थे, तो पूरी ज़िंदगी सफ़र ही किया। लेकिन इस बार का जो सफ़र है वो इनकी ज़िंदगी के तमाम सफ़रों से अलग है। क्यों बेटा? ये मौत का सफ़र है। वो अब हमारे बीच से जा चुके हैं, यही कहना चाहता है लेखक इस कथन के माध्यम से।
भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन, पलायन का मतलब बेटा एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, और ये कहाँ जा रहे हैं, ये इस धरती को छोड़कर स्वर्गलोक में जा रहे हैं। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। वन पक्षी मतलब जैसे हमारे इस प्रकृति में बहुत से पक्षी विलुप्त हो गए हैं, ऐसे ही पक्षियों से प्रेम करने वाला एक वैज्ञानिक हमारे बीच से विलुप्त हो चुका है, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत मतलब अगर हम सालिम अली को जिंदा करना चाहें और ये सोचकर जिंदा करना चाहें कि मेरे प्राण भले ही इसमें डाल दो लेकिन इसको जीवित कर दो, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, हम अपने प्राण देकर भी उसको जीवित नहीं कर सकते, यही कहना चाह रहे हैं लेखक। तो क्या कह रहे हैं? कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? मतलब वो एक सपना ही बन चुका है। अब सालिम अली की मौत हो चुकी है और उन्हें वापस अगर लौटाना चाहे कोई अपनी धड़कन देकर भी, तो ऐसा संभव नहीं है। आगे देखो, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। किनकी? जो लोग पक्षियों को आदमी बनकर देखते हैं। अरे पक्षियों को पक्षी बनकर, पक्षियों की जो फीलिंग्स हैं वो हम पक्षी बनकर ही महसूस कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम कैसे समझ सकते हैं? उनके साथ छोटा बन के अले अले ले ले अले बच्चू ले, इस टाइप से करते हैं ना अपन छोटे बच्चों के साथ। तो वो पक्षियों के साथ उन्हीं की भाषा में बात करते थे। कौन? सालिम अली। तो सालिम अली हमेशा क्या कहा करते थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? नहीं। एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक क्या होता है बेटा? मिथक का मतलब होता है वो काल्पनिक बातें जिनका हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन उन बातों का अगर हम जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सदा सदा के लिए सत्य थी। मतलब ये जिनका हमारे पास कोई ऐसी घटना, जिनका ऐसे व्यक्ति, ऐसे जगह हैं जिनका हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पुराण इतिहास में उनका जिक्र जब हम सुनते हैं तो हमें वो सत्य मालूम होती है। अब देखो बेटा, कृष्ण, कृष्ण की रासलीलाएं, किसी ने कृष्ण को देखा था गोपियों के साथ नृत्य करते हुए या रासलीलाएं करते हुए? नहीं देखा। लेकिन जब कृष्ण और गोपियों का नाम आता है तो हम उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इसी टाइप से मिथक। तो सालिम अली का भी अगर भविष्य में कभी नाम आएगा ना, तो ये तो एक सच्चा मिथक है ना। हाँ, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने, ये मिथक क्या होता है ना उसको एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन के भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता ही नहीं यह सब कब हुआ था, किसी को कुछ खबर नहीं है। लेकिन कोई आज भी वृंदावन अगर जाता है तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। क्यों? यमुना नदी देखते ही हम सोचने लगते हैं अरे ये वही यमुना नदी है जहाँ पर श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर, श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था। तो बताओ, ये किसी ने देखा था कि कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था? ये किसी ने देखा था कि वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने रासलीलाएं रचाई थी? लेकिन ये हमारे वेदों पुराणों में इस तरीके से रची बसी हुई बातें हैं जो हमें सत्य लगती है। इन्हें ही मिथक कहा जाता है। ठीक है ना। इस मिथक नाम की चीज को एक्सप्लेन किया है। तो कृष्ण से तुलना की गई है किसकी? सालिम अली की। जैसे कृष्ण हमारी सभ्यता में एक मिथक बन चुके हैं ना, ऐसे ही सालिम अली भी मिथक बन जाएंगे।
सदा सदा के लिए। पक्षियों का जब जिक्र आएगा तो, पक्षियों की जब बात की जाएगी तो सालिम अली एक मिथक के रूप में याद किए जाएंगे, ऐसा कहना चाहता है लेखक। आगे देखिए, हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण, एक मिनट बेटा, क्या हो गया ये? हाँ, ये तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में कैसे ये आ गया। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? नहीं। ऐसे ही जब पक्षियों का कभी नाम आएगा ना तो सालिम अली की याद आएगी सबको। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब उनका व्यक्ति चित्र मानेंगे, मतलब शब्दों के माध्यम से उनकी एक फोटो बनाई जाएगी जो हमारे मानसिक पटल पर घूमेगी। क्या? उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। सती मतलब 100 साल में थोड़े ही दिन कम थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन चुका है बेटा। सबसे पहला प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि वृंदावन में जो रासलीलाएं किसने रचाई थी? गंगा नदी के सांवले पानी में किसकी यादें जुड़ी हुई है? कृष्ण की। तो पक्षियों का नाम लेते ही मिथक के रूप में किसको याद किया जाएगा? सालिम अली को। दूसरा प्रश्न ये कि सालिम अली की मृत्यु कौन सी घातक जानलेवा बीमारी के कारण हुई? तो आप करेंगे कैंसर, कैंसर के कारण हुई थी, ठीक है ना। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। हेलो, अब इनकी एक फोटो आ गई है कि बेटा ये कमजोर बिल्कुल दुबले पतले से थे। क्यों? कि सदा पक्षियों की खोज में घूमते रहते थे, खाने पीने की कोई परवाह नहीं करते थे, इस कारण वो। और बेटा उनके कैंसर भी थी जो उनकी मौत का कारण बनी, और गले में हमेशा एक दूरबीन लटका के रखते थे। अब बताओ, आपके मानसिक पटल पर एक फोटो बनी किसकी? सालिम अली की। इसे ही कहते हैं व्यक्ति चित्र। आगे देखो, उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर अंग्रेजी का शब्द है बेटा। अब बर्ड वाचर किसके लिए आया है यहाँ पर? कौन है बर्ड वाचर? सालिम अली, ठीक है ना। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। भाई नहाएंगे धोएंगे अपने रोजमर्रा के काम करेंगे तब तो दूरबीन को गले में से हटाएंगे ना, तो ऐसा ही बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। भाई सालिम अली प्रकृति को किसकी नजर से देखते थे? प्रकृति की नजर से। सालिम अली पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? पक्षियों के जैसा ही। मतलब पक्षियों को समझने के लिए वो पक्षी बनते थे, प्रकृति को समझने के लिए वो प्रकृति का रूप लेते थे, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी साथ जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब इनकी पत्नी का क्या नाम है? बेटा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तहमीना कौन थी? तहमीना कौन थी? तहमीना सालिम अली की पत्नी थी जो हमेशा उनके इस काम में उनकी हेल्प करती थी, पक्षियों की
खोजबीन में उनकी देखभाल में सालिम अली की सहायता करती थी। कौन? तहमीना, जो स्कूल टाइम में उनके साथ पढ़ती थी और बाद में उनकी पत्नी बनी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। मैं ये किस्सा आपको बता चुकी हूँ बेटा। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, क्योंकि बेटा वो किसान के बेटे थे और इन प्रकृति से जुड़ी हुई हर चीज से वो अच्छे से वाकिफ थे। इसीलिए उन्होंने सालिम अली की फीलिंग्स को समझा और फिर कार्रवाई की। ठीक है ना। असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। केरल की साइलेंट वैली की तरफ जो रेगिस्तानी हवा के झोंके बढ़ रहे हैं, तो अगर ये झोंके, सालिम अली ने कहा कि सर अगर ये झोंके इसी तरीके से बढ़ते रहे तो केरल की जो हरी भरी साइलेंट वैली है वो एक दिन रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी, तो कृपया कुछ कीजिए। सरकार से अनुरोध किया था इन्होंने। और चौधरी चरण सिंह की आंखें ये बात सुनकर गीली हो गई थी। आज सालिम अली नहीं है, मर गए बेटा। चौधरी साहब भी नहीं है। चौधरी कौन? या चौधरी साहब किसके लिए आया है? तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के लिए आया है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब ये वर्तमान पीढ़ी से अनुरोध है कि चौधरी चरण सिंह जैसा और सालिम अली जैसा आज किसी न किसी बच्चे को तो बनना पड़ेगा, जो प्रकृति से जुड़कर उसकी फीलिंग्स को महसूस करे और उस पर मंडराते हुए खतरों से उसको बचाए। ये कहना चाह रहे हैं। तो आप लोगों भाई, हमारी जो भावी पीढ़ी है ना, ये उसके लिए एक चैलेंज है कि जैसे सालिम अली थे, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, ऐसा कौन है आज जो ये रेगिस्तानी हवा के झोंकों से उस साइलेंट वैली को बचाए। ये जो पूरा भारत, पूरा विश्व है, ये जो पर्यावरण प्रदूषण से जूझ रहा है, तो उसको दूर करे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो, मतलब एक चिड़िया का गिरना। बताया ना मैंने आपको कि सालिम अली को पक्षियों से प्यार क्यों हो गया? क्योंकि बचपन में इनके मामा ने इनको एक एयर गन ला के दी और उस एयर गन से एक गोरैया घायल हो गई और उस तड़पती हुई गोरैया ने इनको इतना द्रवित किया, इनके हृदय को इतना पिघला दिया कि ताउम्र पक्षियों की खोज में लग गए। ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा ऑब्जेक्टिव का। सालिम अली की आत्मकथा का नाम बताइए। ऑटोबायोग्राफी क्या है बेटा? फॉल ऑफ ए स्पैरो। बर्ड वाचर किसे कहा गया है? सालिम अली को। ठीक है ना। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद, D.H. लॉरेंस ये दूसरे किसी व्यक्ति का नाम है बेटा। कहाँ था ये? अंग्रेजी का कोई राइटर है बेटा। अंग्रेजी का एक राइटर है D.H. लॉरेंस। ठीक है। और उसकी पत्नी थी फ्रीडा लॉरेंस। जब D.H. लॉरेंस, वो भी सालिम अली की तरह ही था, प्रकृति से प्रेम करने वाला बंदा। तो D.H. लॉरेंस जब मर गया ना, तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से लोगों ने अनुरोध किया कि तो आप अपने पति के बारे में कुछ लिखो, भाई आप भी तो राइटर हो अच्छे से। तो फ्रीडा लॉरेंस ने कहा कि मैं अपने पति की क्वालिटीज़ को अगर शब्दों में बांधने लग जाऊंगी ना, तो शब्द तो लिमिटेड होते हैं और मेरे पति में क्वालिटीज़ जो थी, जो गुण थे, वो अनलिमिटेड थे। तो बताओ, मैं लिमिटेड शब्दों में अनलिमिटेड गुणों को कैसे बांध सकती हूँ? पता है, मैं कुछ लिखूंगी ना, उससे बहुत कुछ ज्यादा तो छूट जाएगा। इससे अच्छा ये है कि मैं अपने पति की यादों को अपने दिल में ही सहेज कर रखूं, कुछ लिखूं ना। ऐसी बात बताएंगे। तो इनकी पत्नी से कहा गया, तो इनकी पत्नी ने भी यही जवाब दिया था। वो तहमीना थी ना, उसने। तो डॉक्टर सालिम अली की तुलना या समानता किससे की गई है बेटा? अंग्रेजी के महान पोइट D.H. लॉरेंस से। अंग्रेजी के महान पोइट D.H. लॉरेंस से सालिम अली की समानता की गई है। अब लेखक क्या कह रहा है? मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे।
फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन बेटा ये डीएच लॉरेंस, फ्रीडा लॉरेंस कौन है? ये अंग्रेजी का महान पोइट है डीएच लॉरेंस, और उसकी पत्नी का नाम है फ्रीडा लॉरेंस। ठीक है, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मतलब मैं नहीं जानती जितना वो पक्षियों से प्रेम करते थे। तो बताओ, मैं ज्यादा अपने पति के बारे में जानूंगी या जो चीजें उनके साथ ज्यादा जुड़ी हुई थी वो? तो पक्षी मेरे पति से ज्यादा जुड़े हुए थे, तो वो ज्यादा जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। कौन कह रही है? फ्रीडा लॉरेंस, डीएच लॉरेंस की पत्नी। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया। हाँ, आपसे कोई पूछे कि बचपन में सालिम अली की एयर गन से जो गोरैया घायल हुई थी वो उसका कंठ कैसा था? बचपन में सालिम अली की एयर गन से जो गोरैया घायल हुई थी उसका कंठ कैसा था बेटा? उसका कंठ था नीले कंठ की गोरैया। ठीक है ना? हाँ, और डीएच लॉरेंस के बारे में सब ज्यादा जानकारी फ्रीडा लॉरेंस रखती है या छत पर बैठने वाली गोरैया? तो आप कहेंगे छत पर। ये फ्रीडा लॉरेंस ने खुद स्वीकार किया है कि मुझसे ज्यादा जानकारी तो पक्षी जो डीएच लॉरेंस के साथ रहते थे ना वो रखते हैं, जिनमें ये गोरैया भी है। बेटा किसकी समानता की गई है किससे? यहाँ सालिम अली की समानता की गई है डीएच लॉरेंस से। तो यहाँ पर डीएच लॉरेंस का किस्सा भी लाया गया है। आगे देखो, जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक मतलब बेटा प्राकृतिक, जिसमें बनावटीपन ना हो। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू का मतलब समुद्र में एक छोटी सी ऊंची जगह है, वो तो टापू। उसकी इतनी वैल्यू थोड़ी होती जितनी समुद्र की होती है। तो कह रहे वो तो समुद्र थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है ना, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले। सुराग मतलब जानकारी। और यायावरी क्या होती है बेटा? यायावरी का अर्थ होता है घूमना, जिसका स्वभाव है यायावर, घूमना। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। कौन आएंगे भाई? ऐसा ही लगता है, कौन? सालिम अली। जब तक वो नहीं लौटेंगे क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मतलब आज हमारे देश और दुनिया को सालिम अली जैसे प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमियों की जरूरत है। तो या वो तो नहीं लौटेंगे, लेकिन हम में से कोई ना कोई क्या सालिम अली नहीं बन सकता? भाई आज की जो युवा पीढ़ी है, आप जैसे जो बच्चे हैं, भाई सालिम अली की जगह नहीं ले सकते क्या? यही कहना चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से लेखक। मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? मतलब आप नन्हे मुन्ने बच्चों के रूप में जो पक्षियों से प्रेम करेंगे, जो प्रकृति को बचाएंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे, और जो लुप्त हो रहे जंगल और पेड़ों और पौधों की, पक्षियों की जो प्रजातियां हैं उनको इस धरती पर सलामत रखेंगे, उनके बारे में बेटा। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है ये। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? बेटा बचपन में मामा के द्वारा लाई गई एयर गन से जब सालिम अली के, नहीं सॉरी, बचपन में उनके मामा ने उन्हें एक एयर गन ला कर दी, जिससे उस एयर गन से एक गोरैया घायल हो गई। उस तड़पती हुई गोरैया को देखकर सालिम अली का हृदय परिवर्तन हो गया और वो ताउम्र पक्षियों की खोजबीन में और प्रकृति को बचाने में लग गए। इस घटना ने उनको जीवन को मतलब बचपन में जो उनकी एयर गन से गोरैया घायल हुई थी ना,
उसी घटना ने उनको बदला था। आगे देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई। देखो, तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जो साइलेंट वैली है उसमें रेगिस्तानी हवा के बढ़ते झोंकों का वर्णन किया था। और चौधरी चरण सिंह किसान पुत्र थे, वो प्रकृति से जुड़े हुए थे। तो बेटा वही वही मैं बता चुकी उसका आंसर है ना, उस पूरी घटना को लिखना है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। भाई, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस का मानना था कि मेरे साथ रहने की बजाय प्रकृति तथा पक्षियों के साथ डीएच लॉरेंस ज़्यादा जुड़कर रहते थे। ठीक है ना, मतलब मुझसे ज़्यादा फीलिंग्स, जो भावनाएं थी वो पक्षियों से उनकी जुड़ी हुई थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि जो मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया है वो मुझसे ज़्यादा जानकारी डीएच लॉरेंस के बारे में रखती है। ये आशय स्पष्ट करना है बेटा, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ये भाई डीएच लॉरेंस जैसे प्रकृति से प्रेम करते थे, पक्षियों से प्रेम करते थे, उसी तरीके से सालिम अली भी करते थे। ये बनावटी जिंदगी में विश्वास नहीं करते थे। ये एक बार देख लेना बेटा। दूसरा ये, कोई अपनी जिस्म की हरारत, मतलब वो मर चुके थे बेटा, वो सारा सीन आएगा, मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू के समान थे। बेटा किसी का फोन आ रहा है, ठीक है ना, ये हम बाद में एक बार फिर डिस्कशन करेंगे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के। ठीक है, जब रिवीजन करवाएंगे ना तब करेंगे। ओके बाय।